आज से हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 यानी कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 जिसको हम शॉर्ट में MPLRC भी बोलते हैं। तो आइए आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं पूछना चाहूँगा आप सभी लोगों से, मेरी आवाज़ प्रॉपरली आप सभी लोगों के पास आ रही है? तो हम स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो सभी लोग अपना बैरक लेके बैठें, साथ में एक पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नोट डाउन करना चाहिए और हम बहुत बारीकी से बहुत धीमे धीमे बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं। हमेशा जो मैं एक बात बोलता हूँ उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि लिखा हुआ चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगा और सुना हुआ चीज़ हो सकता है कि एक दिन रहे, 2 दिन रहे, उसके बाद निकल जाएगा। तो लिखने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। कोई बात ऐसी अच्छी लगती है या आपको समझ में आती है कि नोट डाउन करना चाहिए तो आपको ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए क्योंकि वो आप लिख लेंगे तो आपके साथ ताउम्र साथ रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू जो कोड है 1959 का है और मध्य प्रदेश का स्पेशल एक्ट है। क्यों क्यों है ये स्पेशल एक्ट, इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्यों इसको स्टेट गवर्नमेंट ने या स्टेट के लेजिस्लेचर जो है उसने बनाया, सेंट्रल ने क्यों नहीं बनाया, या फिर क्यों ये हम बोलते हैं मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड है, ये पूरे इंडिया पर लागू क्यों नहीं होता, सिर्फ मध्य प्रदेश पर लागू क्यों होता है। इसके पीछे एक रीजन है। आपने यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 7। उसकी एक लिस्ट मिलती है, सेकंड लिस्ट में हमें राज्य सूची मिलती है जिसको स्टेट लिस्ट हम बोलते हैं। तो स्टेट लिस्ट का विषय है लैंड, जो भी भूमि होती है वो कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट का विषय है। और सेकंड लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उस पर लॉ बनाने की पात्रता ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को होती है। ऐसा हमने प्रोविजन पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए हमने बताया कि इसको जो एक्ट बनाया, ये एक्ट पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होता है, मध्य प्रदेश का एक्ट है। अब हम बात करते हैं जो MP लैंड रेवेन्यू कोड है, इसको क्यों बनाया गया, क्या पर्पस था और इसके पीछे स्टोरी क्या थी, क्या बेसिक रीजन था कि हमें इसको बनाना पड़ा। क्योंकि इसके बनाने से पहले 1959 से पहले भी तो कोई लॉ चलता होगा, हमने इसको क्यों बनाया। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब मध्य प्रदेश स्वतंत्र रूप से गठित हुआ 1956 में, तब हम जानते थे कि जो मध्य प्रदेश था ना हमारा, वो कईयों पार्टों में डिवाइड था, रियासतों में डिवाइड था। बेसिकली 5 रियासत या 5 क्षेत्र थे जिनमें मेन रूप से 5 क्षेत्रों में डिवाइड था। उनके अंतर्गत बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे राजा हुआ करते थे उस समय जब देश आज़ाद हुआ। तो वो बेसिकली 5 क्षेत्र थे। कौन कौन से क्षेत्र थे? महाकौशल क्षेत्र था, मध्य भारत क्षेत्र था, भोपाल क्षेत्र, विंध्य प्रदेश क्षेत्र और सिरोंज क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र थे और इन पांचों क्षेत्रों के अपने अपने अलग अलग रूल हुआ करते थे, अपने अपने अलग अलग रेवेन्यू लेने के रूल हुआ करते थे, अपने अपने अलग अलग कृषि करने के रूल हुआ करते थे, अपने अपने सारे रूल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से गवर्न हुआ करते थे। अब इससे क्या होता था कि देश तो एक ही है, मध्य प्रदेश तो राज्य तो एक ही है, लेकिन उसमें जो क्षेत्र हैं उनकी जनता में कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। क्यों? विंध्य प्रदेश क्षेत्र वाले कुछ अलग टैक्स ले रहे हैं, लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं, और भोपाल क्षेत्र वाले कुछ अलग ले रहे हैं क्योंकि वहां की रियासत है, उसके अकॉर्डिंग रूल बनाए गए थे। तो उन सभी चीज़ों को समाप्त करने के लिए, जो बीच में सब में भेदभाव हो रहा था, उन सभी चीज़ों को समाप्त करने के लिए एक एक्ट हमने ऐसा बनाया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे सारे लोग एक ही लॉ से गवर्न हो, ना कि अलग अलग से। इससे क्या हो रहा था, कन्फ्यूजन भी हो रहा था और लोगों को प्रशासित करना या शासित करना भी आसान नहीं हो पा रहा था, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उन सभी चीज़ों को देखते हुए इस एक्ट को हमने बनाया और मध्य प्रदेश में 1959 में एक एक्ट कोडिफाई करके हम लेके आए, जिसको हमने पूरे मध्य प्रदेश में, हमने वो क्षेत्रों को सिस्टम ही खत्म कर दिया कि जितने 5 पार्टों में डिवाइड था वो पार्टों को ही खत्म कर दिया, पूरा एक एक्ट बना दिया और सारे लोग इसी एक्ट से गवर्न होंगे। इसलिए हम इसको मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 बोलते हैं। अब बात ये निकल के आती है कि इस एक्ट में हमें मिलेगा क्या, हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमें सब्जेक्ट का ये जरूर पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं, इस एक्ट के अंदर बेसिकली हमें जो हमारी लैंड भूमि होती है उसके संबंध में प्रोविजन मिलेंगे। कैसे प्रोविजन? कि कौन सी लैंड क्या है, कृषि वाली भूमि कौन सी होती है, उद्योग के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि कौन सी होगी, कैसे अलग अलग तरीके से रहेंगी, और मेन उद्देश्य क्या है कि जिस तरह की भूमि आपके पास है, जिस तरह की लैंड आपके पास है, उसी अकॉर्डिंग आपसे लैंड रेवेन्यू लिया जाए। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए हमने सेक्ट को बनाया। हमने बताया कि कौन सा व्यक्ति कौन सी हैसियत रखेगा उसके अंदर,
कौन भूमि स्वामी कहलाएगा, कौन पट्टेदार कहलाएगा, कौन मौर्सी कृषक कहलाएगा, कौन क्या कहलाएगा, बहुत सारी हैसियत पहले चला करती थी, उनको भी अब तो हमने समाप्त कर दिया। पुराने लैंड रेवेन्यू कोड आप देखेंगे तो उनमें भी हमें बहुत सारी हैसियत मिलेंगी, कच्चा कृषक, पक्का कृषक, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। लेकिन उन सबको भी हमने समाप्त करके अब वर्तमान स्थिति यह देखी जाए तो इसमें सिर्फ एक ही स्वामित्व बचा या एक ही हैसियत बची, वो बोलता है भूमि स्वामी। इसके अलावा एक आध और मिलेगी, जैसे पट्टेदार आपको मिलेगा, सरकारी पट्टेदार मिलेगा, तो वो जरूर मिलेगा। बाकी इसके अलावा तो सारे जितनी भी लैंड के बारे में हमने बताए वो सारे हमने इसमें भूमि स्वामी के नाम से हम जानते हैं, इसको ऑनर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें मिलेगा। तो इस पर्पज से हमने इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोविज़न किए हैं कि कितना किस व्यक्ति से कितना रेवेन्यू लिया जाएगा, रेवेन्यू कौन लेगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से ऑफिसर रहेंगे कलेक्ट करने वाले, किसी की भूमि में यदि कोई नाम गड़बड़ होता है तो उसका परिवर्तन आप कैसे करा सकते हैं लैंड में। अधिकतर प्रोविज़न आपको जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसके बारे में मिलेंगे, बाकी सारी भूमि के बारे में भी इसके अंदर मिलेगी, क्योंकि स्टेट का लिस्ट का विषय है। तो स्टेट के संबंध में जितने भी लैंड के संबंध में जितने भी केसेस बनते हैं, सारी चीज़ बनती हैं, वो इसी से गवर्न होंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, बहुत बेसिक चीज़ हमने अभी जानी है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी चीज़ों को पढ़ना कि इसमें क्या है, कौन से प्रोविज़न है, कितने चैप्टर हैं, क्या सब कुछ जानेंगे अभी हम इसके बारे में। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी। समझ में आ गया? जी विकास। बिल्कुल, मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारी जो लैंड है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि इसका उद्देश्य एक्चुअल में क्या है। ये हमने सिर्फ किस लिए बनाया? लैंड रेवेन्यू लेने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लैंड रेवेन्यू लेने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पैसा कमाने का तरीका या सबसे बड़ा जो उसका जो आता है ना टैक्स, या जो उनका रेवेन्यू जो आता है उनके पास, वो कैसे आता है? लैंड रेवेन्यू से, भूमि से ही तो आता है। जो जिस भूमि को दान करेगा, मान चलिए कोई उद्योग चला रहा है तो उद्योग के हिसाब से उसे, मतलब कोई बिजनेस इंडस्ट्री चला रहा है, इंडस्ट्री के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स लेना ही तो हमें बेसिकली डिसाइड करना था कौन से कितना टैक्स लेंगे। इसमें हो क्या रहा था अभी मैं बताऊंगा, अभी उद्देश्य हम समझेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है, इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें अभी जानेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, इस एक्ट का एक्चुअल में उद्देश्य क्या है। उन सभी चीज़ों के बारे में अभी जस्ट जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। दीक्षा मैम, आपका ये क्वेश्चन है ना, अभी हम इसको, अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात बताई है, कुछ नहीं बताया, सिंपल सा ही बताया ये एक्ट क्या था, क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले बहुत सारे पार्टों में हमारा मध्य प्रदेश डिवाइडेड था। उस पार्टों को डिवाइडेड होने के कारण वहाँ के अलग अलग रूल चला करते थे, अलग अलग कानून थे। तो उन कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह है, एक ही पार्ट है, जबकि मध्य प्रदेश एक ही राज्य है और उसमें भी 5 जगह के अलग अलग कानून चल रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस तो होगा ना। भोपाल वाले व्यक्ति को, ग्वालियर वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं वहाँ पे ले रहे हैं 5 रुपये टैक्स, यहाँ पे ले रहे हैं 50 रुपये टैक्स, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा। उन सभी चीज़ों को समाप्त करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस एक्ट को बनाया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ जनरल प्रोविजन जानते हैं। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक एक चीज़ समझ में आएगी। यदि जो चीज़ें अभी मैंने बोली भी है ना, सारी चीज़ें अभी रिपीट होंगी, बहुत सारी चीज़ें अभी और बतानी है। अभी सिर्फ हमने मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली बात की जाए इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं। ये उद्देश्य हमें पता होंगे तो हम इस एक्ट के सारे प्रोविजनों को समझ पाएंगे कि इसके पीछे बनाने का कारण क्या है, इस एक्ट को बनाने के क्या इसके रीजन रहे। ये उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। तो उद्देश्य आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं आपको बता पाता हूँ। सबसे पहले उद्देश्य की बात की जाए तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है ये डिसाइड करना कि जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं ना, भू राजस्व अधिकारी होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी। ये भी एक उद्देश्य है इस एक्ट का। पहला उद्देश्य क्या है कि भू राजस्व अधिकारी जो होते हैं उनकी शक्तियों को डिसाइड करना कि उनके पास कौन से अधिकारी के पास कौन सी शक्तियाँ रहेंगी, पहला। दूसरा, राज्य से जो भी भूमि धारण करता है
स्टेट से जो भी व्यक्ति अपने पास भूमि लेगा, धारण करेगा, उस व्यक्ति के क्या अधिकार रहेंगे, क्या दायित्व रहेंगे, ये निश्चित करना। मान के चलिए मेरे पास लैंड है, मैंने स्टेट से लैंड ले रखी है, वो लैंड मैंने ले रखी है, उस पर मेरी एक्चुअल में क्या राइट है, क्या लाइबिलिटी है। यदि किसी के कोई राइट कोई लाइबिलिटी नहीं रही तो तानाशाह हो जाएगा, कोई कुछ भी करेगा। उन चीज़ों से बचाने के लिए हमने इसमें बताया कि क्या तरीका रहेगा, ये इसका उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य हमें मिलता है कृषि से संबंधित अन्य जो भी विवाद होते हैं उनको अवधारित करना, या उनसे संबंधित विषय जो हैं उनको अवधारित करना। कि मान के चलिए जो कृषि है, कृषि पर किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या ओलावृष्टि होती है तो उसके संबंध में कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे रूल गवर्न होते हैं MPLRC से कहीं ना कहीं। इनके लिए हम पटवारी नियुक्त करते हैं, इनके लिए हम बहुत सारे अधिकारी, नगर सर्वेक्षक वगैरह जो नियुक्त करते हैं इसके अंदर, वो इसके बारे में इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। वो सारी लोग चीज़ हमें यहाँ से मिलेंगी। ये एक उद्देश्य है इसका। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य इसका मिलता है, क्या उद्देश्य है कि जमींदारी जो प्रथा पहले चल रही थी, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका। ये सारे उद्देश्य तो हम ये समझ सकते हैं कि बेसिक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है ना, जमींदारी प्रथा जो हमारे चली आ रही थी, उस जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। क्यों? क्योंकि जमींदारी जो प्रथा पहले से चल रही थी ना, उससे क्या होता था, एक मान चलिए साहूकार है, उसके पास है 1000 बीघा जमीन। अब एक व्यक्ति 1000 बीघा जमीन में खेती तो नहीं कर सकता। उसने क्या किया, अपनी खेती अपने नौकरों को दे रखी है, पट्टे पर दे रखी है, और वो लोग एक्चुअल में उस पर कृषि कर रहे हैं। वो क्या करता है, वो कृषि करते हैं, उनसे टैक्स लेता है 100 रुपये और गवर्नमेंट को देता है 5 रुपये। बीच में कितना खा जाता है, 95 रुपये, जिसको हम बिचौलिया बोलते हैं, जो प्रथा पहले बहुत चला करती थी। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हमने MPLRC बनाया। हमने इसमें क्या किया, इसके जरिए डायरेक्ट जो कृषक हैं उनको सीधा सरकार से जोड़ दिया। आपको बीच में पैसा देने की जरूरत नहीं, आप सरकार को दीजिए, और हमने जो एक्चुअल में वो कृषि कर रहे थे उन्हीं को उसका स्वामी घोषित कर दिया, मालिक बना दिया उस भूमि का। ये प्रथा जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए हमने इस उद्देश्य को बनाया। और मेन एक और चीज़ आती है इसके अंदर कि जो मध्यस्थों को हटाना, जो मैंने बताई आपको, और जो खेती करने वाले कृषक थे उनको ही हमने स्वामी घोषित करना। ये भी एक उद्देश्य इस एक्ट का रहा। तो ये बेसिकली कुछ 5 उद्देश्य इसके मुझे समझ में आए। आपको भी नोट डाउन करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए, अब MPLRC आप समझें। सबसे मेन बात वही है जो मैंने आपको बताया कि जो जमींदारी प्रथा थी, जो मध्यस्थ होकर बीच में लोग काम करते थे, बिचौलियों का काम करते थे, उनको हमें हटाना इसका बेसिक रूल था। क्योंकि ये जो प्रथा थी कहीं ना कहीं हमारे देश को विकास नहीं करने दे देती। क्यों? क्योंकि साहूकार तो और ब दिन पैसे वाला होता जा रहा था, लेकिन जो एक्चुअल में कृषि कर रहा था, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान था, लेकिन कृषक जो था वो वहीं के वहीं रहता था। क्यों? क्योंकि 100 रुपये उसने कमाए बड़ी मुश्किल में, या 200 कमाए, उसमें 100 तो उसने टैक्स दे दिया, और 100 में से भी उसे क्या मिला, कुछ नहीं। उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए अब क्या होता था, सीधा 5 ही तो देना, 95 उसके पास बचेगा, तो 95 बचेगा तो अपने जीवन में वो वृद्धि कर पाएगा, अपने जीवन स्तर को सुधार पाएगा, इन सभी चीज़ों को सुधार सकता है। इसलिए हमने इसको किया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें, अब आप निकाल लीजिए MPLRC। अब इसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके अंदर प्रोविज़न है और क्या इस एक्ट का रूपरेखा बनाई गई है। तो बेसिकली बात करें इस एक्ट में टोटल 19 चैप्टर हैं, टोटल सेक्शन 264 हैं, 264 सेक्शंस हैं, और 3 शेड्यूल्स हैं, 3 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रपति की अनुमति जो इस एक्ट को मिली 15 सितंबर 1959 को मिली, और लागू होने की जो डेट है, इन्फोर्समेंट डेट जो है इसकी 2 अक्टूबर 1959। इस डेट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, एक्ट नंबर की बात करें तो एक्ट नंबर इसका जो है 20 है 1959 का, जो मेन एक्ट है हमारा उसका। अब इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, उसमें से कुछ अमेंडमेंट, बेसिकली 2 अमेंडमेंट मैं आपको बताऊंगा, इनको आपको नोट डाउन करना है, उनकी डेटों को याद रखना है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, लेटेस्ट हैं। एक हम बात करते हैं 2018 का। 2018 का जब अमेंडमेंट हुआ, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018, ये जो आया, ये इसका एक्ट नंबर था 23 ऑफ 2018, यानी कि 23 नंबर था 2018 का, और लागू होने की जो डेट थी इसकी, वो डेट आपको अच्छे से याद रखना है, 25 सितंबर 2018।
25 सितंबर 2018 इसकी लागू होने की डेट थी। किसकी? 2018 के अमेंडमेंट की। इस अमेंडमेंट के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रोविजन इसके अंदर जो थे पहले, उन प्रोविजंस को हटा दिया और एक तरीके से बहुत नई तरीके से MPLRC हमने बना दी। बहुत सारे प्रोविजन को हमने रिपील किया, ऐसा हमने किया था 2018 के अमेंडमेंट से। इसके बाद अभी एक और अमेंडमेंट आया 2020 में, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2020। इसके लागू होने की डेट जो थी वो डेट है 12 फरवरी 2020। कितनी है? 12 फरवरी 2020। और राज्यपाल की जो अनुमति इसको मिली 7 फरवरी 2020, यानी 7 फरवरी 2020 को राज्यपाल की अनुमति मिली थी। आपको जो बेसिक रूल इतना तो आपको मतलब ये एक नॉर्मल है कि ये सारी चीज़ें तो आपको याद करना ही पड़ेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें तो कोई भी आपको नहीं बता सकता। यदि आपने याद नहीं किया, क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट आएगा। इसमें कोई भी तुक्का काम नहीं करेगा आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब बेसिकली MPLRC। बेसिक मैन एक्ट का जी, इसका एक्ट नंबर बेसिकली मेरे पास नोट डाउन नहीं है, मेरी क्या किताब पुरानी है, तो आप देख लेना, मैं आपको बता दूंगा बाद में। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब आता है एक्ट, निकाल लीजिए एक्ट। तो यहाँ तक हमने जो बातें जानी MPLRC के बारे में, ये बेसिक चीज़ें थी। बेसिक चीज़ें हमें हमेशा पता होना चाहिए। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई, एक रूल मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कई बार बता चुका हूँ, हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, आज फिर से मैं आपको बताता हूँ। हमने एक बात की थी कि जो हमारा जो एक्ट था ना, ये इन्फोर्समेंट कब हुआ? मेन एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन बात की जाए कोई भी एक्ट इन्फोर्समेंट कब होता है, इन्फोर्स कब होता है, इसके बारे में क्या रूल है? तो इसके बारे में एक रूल है, बेसिक रूल है हमारा। सेंट्रल का एक एक्ट है जिसको साधारण खंड अधिनियम 1898 हम बोलते हैं, यानी जनरल क्लॉज एक्ट 1898, जिसकी सेक्शन 5 हमें बताती है किसी भी एक्ट के संबंध में लागू होने के 2 रूल होते हैं। कोई भी एक्ट जो हो उसके लागू होने के 2 रूल होते हैं। कौन कौन से? पहला रूल होता है कि वो कोई भी एक्ट उस दिनांक से लागू माना जाता है, उस दिन से एनफोर्समेंट माना जाता है जो भी डेट उस एक्ट में उसके एनफोर्समेंट की दे रखी है। जैसे कि हम MPLRC में देखेंगे, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3 आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? यह संहिता ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। यानी कि इसमें डेट दे रखी है कि सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएगी, तो उस डेट को लागू होगा। सरकार ने डेट बताई, वो बताई 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, लेकिन यदि किसी एक्ट में ये डेट नहीं दी है, ये बताया नहीं गया कि कब लागू होगा, तो एक्ट हमेशा ही उस दिनांक से लागू माना जाता है जिस दिन या तो राष्ट्रपति की अनुमति मिली हो या फिर स्टेट की दशा में राज्यपाल की अनुमति मिली हो। इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 15 सितंबर 1959। तो हम पहले रूल कौन से गवर्न होंगे? तो डेट दी है, तो डेट दी है तो उससे गवर्न होगा। या डेट नहीं दी होती तो हम गवर्न होते किससे? जिस दिन राष्ट्रपति की अनुमति मिली। तो ये बेसिक रूल है किसी भी एक्ट के लागू होने के संबंध में, आपको हमेशा पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में इसके संबंध में कौन सा एक्ट है जो लागू होने के बारे में बताता है, ये हमें बताएंगे विकास। मैंने क्वेश्चन पूछा कि जैसे कि हमने सेंट्रल के संबंध में जाना कि जनरल क्लॉज एक्ट 1898 है जिसमें रूल बता रखा है ऐसा कि सेंट्रल के जो लॉ होते हैं कब लागू होते हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश का एक स्पेशल एक्ट भी है जो हमें एक्टों के लागू होने के बारे में प्रोविजन बताता है। वो कौन सा एक्ट है? वेरी गुड, मध्य प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1957 का सेक्शन 6 हमें इसके बारे में प्रोविजन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक्ट है और आप मध्य प्रदेश की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये एक्ट हमेशा पता होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू तक में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब निकालिए मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड। इसके बारे में हम जानते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बेसिक याद रखनी है कि 264 सेक्शंस हैं, 19 चैप्टर्स हैं, 3 शेड्यूल्स उसके अंदर अनुसूचियाँ दे रखी हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 निकालिए। चैप्टर नंबर 1 हमें बताता है प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी में हमें कुछ रूल मिलेंगे। इसके अंदर सेक्शन 1 और 2 दो सेक्शंस हैं, उसके अंदर हमें सारे प्रोविजन मिलेंगे। हर एक्ट में कहीं ना कहीं ये चैप्टर होता है प्रिलिमिनरी, जिसमें हमें बेसिकली 2 ही रूल मिलते हैं, अधिकतर जगह हमने देखा है, लेकिन कुछ और मिलते हैं। इसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले सेक्शन 1 जो हमें बताएगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में, यानी कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताएगा। और सेक्शन 2 हमें बताएगा डेफिनेशन क्लॉज के बारे में। तो डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट हम करें उससे पहले हमने जो इस एक्ट के शुरुआत में ये दे रखा है, एक उद्देश्य का आपको मिलती है, प्रियम्बल मिलती है। इस प्रियम्बल को आपको याद रखना है। बेसिकली मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी हैं जब हमने इसके उद्देश्य पढ़े थे तब मैंने बता दिया, फिर भी आप एक बार देख लेते हैं हम इसको। तो इसकी उद्देश्य का दे रखी है, ये उद्देश्य का आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है इसका उद्देश्य, इनमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा अलग दे देंगे, आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं रीड कर रहा हूँ उसकी प्रियम्बल को, देखिए। मध्य प्रदेश में आप शुरुआती करेंगे तब शुरुआत में ही आपको मिलेगा, आपके सब सारे लोगों के बैरक में दिया हुआ, तो निकाल लीजिए। मैं रीड करता हूँ, आपको रीड करना है। क्या बोलता है, मध्य प्रदेश में भू राजस्व अधिकारियों की शक्तियों, राज्य सरकार से भूमि धारण करने वालों के अधिकार और दायित्वों, कृषि भूधृतियों तथा भूमि से संबंधित अन्य विषयों तथा उनसे आनुषंगिक दायित्वों से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित करने के लिए अधिनियम। ठीक है, तो इन सभी उद्देश्यों के लिए हमने एक्ट बनाया और इन्हीं उद्देश्यों को मैंने अभी आपको एलैबोरेट करके बताया था। ठीक है, चलिए तो पार्ट नंबर 1 निकालिए। पार्ट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 हमें प्रिलिमिनरी बताता है, और प्रिलिमिनरी में हमें क्या रूल मिलते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल की बात करें तो इस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, यानी कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959। इसके एक्सटेंट की बात की जाए तो एक्सटेंट होल ऑफ मध्य प्रदेश पर है, लेकिन एक चीज़ हमें इसके अंदर मिलती है, वो हमें रूल बहुत अच्छे समझना है। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। इसमें बताया रखा है कि 3 पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई भूमि समय समय पर आरक्षित रखी गई है या वन क्षेत्रों के रूप में गठित की गई है, उन भूमि पर भी मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के सिर्फ 3 प्रोविजन या 3 तरीके के प्रोविजन ही लागू होंगे, अदरवाइज और कोई नहीं। कौन कौन से प्रोविजन इसमें हमें बता रखे हैं। बेसिकली 3 प्रोविजन आपको मिलेंगे। पहला प्रोविजन हमें बताता है वो सारे प्रोविजन लागू होंगे जो भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि के दायित्व को अवधारित करते हैं। वो सारे प्रोविजन एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के उस एक्ट पर भी लागू होंगे जहां पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अकॉर्डिंग कोई भूमि है, उस पर भी लागू होंगे। दूसरा, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू राजस्व का निर्धारण, यानी कि जिस अकॉर्डिंग आप भूमि का उपयोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू। ठीक है, और तीसरा, भू राजस्व की उगाही से संबंधित उपबंधों को और उनसे जुड़े हुए उपबंध। अब इन तीनों वर्डों का मतलब क्या है, देखिए। सबसे पहले तो बात की जाए, कोई भूमि है, वो भूमि का भुगतान कौन करेगा, उसके जो रेवेन्यू है उसके बारे में वो जो प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन लागू होंगे। भू राजस्व कितना लिया जाएगा, यानी लैंड रेवेन्यू कितना लिया जाएगा, उसके बारे में। और तीसरा, उससे संबंधित जितने भी विषय हैं जो भूमि को निर्धारित करने में, लैंड रेवेन्यू को निर्धारित करने में, उससे जो उगाही होती है उसको लेने में, उससे संबंधित जितने भी विषय हैं वो सारे भी लागू होंगे। इसके अलावा और कोई प्रोविजन भारतीय वन अधिनियम 1927 के अकॉर्डिंग जो भूमि है उस पर लागू नहीं होंगे, एमपीएलआरसी के प्रोविजन। इतनी सी बात हमें मिलेगी सबसेक्शन 2 में। तो देखिए सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 मैं रीड करता हूँ। देखिए, ये बोलता है, इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, किंतु इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई भी बात भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि के दायित्व, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू राजस्व के निर्धारण और भू राजस्व की उगाही से संबंधित उपबंधों को या उससे आनुषंगिक समस्त
उपबंधों को छोड़कर ऐसे राज्य क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन समय समय पर आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया गया है। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड हमने यूज किए हैं, एक वर्ड यूज किया है आरक्षित, एक वर्ड यूज किया है संरक्षित। तो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड, इनमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, आपका कहना है कि इनडायरेक्टली वे में प्रोटेक्टेड वो होते हैं जिनको संरक्षण स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के सारे कार्य होंगे, उसमें अधिकारी वगैरह रहेंगे, उनके ऐसे क्षेत्र होते हैं। देखिए बहुत सही बताया कामना मैम ने। देखिए सिंपल सा है, जो क्षेत्र ऐसे हैं, जो वन ऐसे हैं जिनको सिर्फ हमने आरक्षित किया है, आरक्षित मतलब जिनको सिर्फ हमने रिजर्व किया है कि ये मध्य प्रदेश के हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, वो कहलाएंगे आरक्षित क्षेत्र। जिनमें किसी को जाना मना है, सब कुछ किया है, जाना मना है, वो सब है। लेकिन ऐसे क्षेत्र, ऐसे वन क्षेत्र जिनको संरक्षण दे रखा है, जैसे कि हमारा वहाँ जाना आना सब कुछ रहता है, आपको सब कुछ दिया जाता है, प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेकिन वहाँ नियमों अनुसार जाते हैं, कंडीशनों के अधीन जाते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ता है। जैसे कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वन क्षेत्र ही हैं एक तरीके से, तो उनको भी हमने कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया है। वहाँ पे आप जाते तो हैं, लेकिन परमिशन लेके जाना पड़ेगा, टिकट लेके जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ हमने कर रखी है। तो वो सारे कहलाते हैं संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित वन। ठीक है, तो सब सेक्शन जो 2 हमने पढ़ा, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? समझ में आ गया सभी को? इसमें जो लास्ट में जो बात दे रखी है नेगेटिव वे में दे रखी है, इसलिए मैंने आपको उस तरीके से समझाया कि आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। एनी क्वेश्चन? चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोवाइड देखिए, प्रोवाइडेड का ये कहना है सेक्शन 57 हमें इसका मिलेगा, सॉरी सेक्शन 59 मिलेगा। 59 में हमें मिलता है कि जिस पर्पज़ से आप लैंड यूज कर रहे हैं, मान चलिए आप कृषि के लिए उपयोग कर रहे हैं, आप रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं उसके लिए उपयोग कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेवेन्यू देना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप किसी भूमि को यूज़ कर रहे हैं, एक है अधिक पर्पज़ से यदि यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो हमने ऊपर बताया ना, इन पर एक्ट पर लागू होगा, बाकी MPLRC के रूल लागू होंगे, ऐसा हमने परंतु में बता रखा है। देखिए, परंतु इस संहिता के पूर्वोक्त उपबंध ऐसे क्षेत्रों में धारा 59 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से लागू होंगे। यानी कि जो भले ही फिर संरक्षित क्षेत्र हों, यदि आप उनको इस पर्पज से यूज कर रहे हैं तो उन पर फिर सारे प्रोविजन लागू होंगे। ठीक है, सबसेक्शन 3 निकालिए। सबसेक्शन 3 बोलता है इस यह जो संहिता है, सॉरी यह संहिता ऐसी तारीख को प्रबद्ध होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो डेट फिक्स कर रखी है इसके संबंध में, वो डेट को ये लागू हुआ, तो वो डेट है 2 अक्टूबर 1959। आपको इस डेट को याद रखना है बहुत अच्छे से। चलिए, यहाँ तक अपना एक सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। सेक्शन 1 में यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, इसके बाद सेक्शन 2 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी मैं कोई क्वेश्चन का महाविकास बोलिए। सबसेक्शन 2 सिंपल सा बात करता है
क्वेश्चन ये सिंपल सी बात ये कहता है कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू जो कोड है MPLRC जो है, इसका एक्सटेंट कहाँ तक रहेगा। तो सबसे पहले बेसिक रूल हमने बताया, होल ऑफ मध्य प्रदेश पर इसका एक्सटेंड है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र हैं, जैसे कि जो भारतीय वन अधिनियम से गवर्न होते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। अब ये भारत का एक्ट है, और देखिए कुछ वन क्या होंगे, भारत के वन होंगे, कुछ मध्य प्रदेश के वन है। तो भारत के वन अधिनियम से जो वन क्षेत्र गवर्न होता है, उन क्षेत्रों पर MPLRC के सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोविजन लागू होंगे, या 3 तरीके के प्रोविजन लागू होंगे। इसके अलावा पूरा MPLRC लागू नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। वो पर्पस प्रोविजन कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो भूमि का दायित्व तो क्या है, वो कितना लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा वो, और उससे संबंधित और भी कोई विषय हैं वो। ये 3 के संबंध में MPLRC में जो प्रोविजन दे रखे हैं, वो सारे प्रोविजन उन पर लागू होंगे। उसके अलावा कोई भी प्रोविजन लागू नहीं होंगे, भले ही वो वन मध्य प्रदेश की भूमि पर हों, लेकिन वो गवर्न होते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 से। ऐसा एक बेसिक रूल हमें सबसेक्शन 2 में मिला। ठीक है, चलिए सेक्शन 2 निकालिए। सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट रूल है हमारा, और सेक्शन 2 हमें डेफिनेशन क्लॉज बताएगा। हर एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, ऐसा ही MPLRC में भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2 में दे रखा है, जिसमें हमें बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। तो आइए हम इसमें से डेफिनेशंस को देखते हैं। सारी डेफिनेशन हम अच्छे से करते हैं, तो एक एक से हम सारी डेफिनेशन को समझेंगे। बेसिकली हमें इसके अंदर 2A से लेकर 2X, ये भी आपको याद रखनी कितनी डेफिनेशन है, 2A से लेकर X तक डेफिनेशन दे रखी है। तो हर एक डेफिनेशन का एक अलग अलग मीनिंग दे रखा है। इसका उद्देश्य क्या है, हम हर एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज क्यों बनाते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्यों बनाते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। इस एक्ट में हमने जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज बताया है, इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज का या परिभाषा करने का कहने का उद्देश्य क्या है। इसका ये कहना है कि जितने भी वर्ड हम नीचे परिभाषित कर रहे हैं, उनमें जो उसका मीनिंग बताया है, वो वर्ड यदि पूरे एक्ट में कहीं भी यूज होता है, जैसे कि सबसे पहले हमें मिलेगा आबादी, 2A में हमें मिलता है आबादी। तो आबादी वर्ड का जो हम मीनिंग बता रहे हैं, वो आबादी वर्ड जब भी पूरे एक्ट में कहीं भी यूज हो, उसका यही मीनिंग रहेगा। लेकिन कब तक रहेगा, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा बात ना दी गई हो, संदर्भ से या विषय से विरुद्ध कोई बात ना कही गई हो। यानी कि जैसे ही वहां विरुद्ध बात आएगी, मीनिंग चेंज होगा, ऑटोमेटिकली जो वर्ड जो हमने यहाँ मीनिंग बता रखा है, वो मीनिंग लागू नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसका कहना होता है। अब जब आप, मैंने आपको बताया हमेशा कि जब आप इस तरीके से डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन बहुत सारी दे रखी हैं, इसमें से कुछ डेफिनेशन मेंस के एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो मेंस के एग्जाम में जब आप डेफिनेशन लिखते हैं, तो मैंने आपको हमेशा एक रूल बताया है कि इस रूल में आपको जो पहली लाइन सारी डेफिनेशन क्लॉज के पहले दे रखी है, सबसेक्शन बद दिया है ना, कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ या विषय के कोई बात विरुद्ध ना हो, तब तक इनका वर्ड का मीनिंग यही है सारे वर्णों का। तो ये लाइन आपको जरूर लिखना है। इसके अलावा, इसके बिना आप कोई डेफिनेशन की देते हैं किसी एग्जाम में, तो मैं ये मानता हूँ आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस वर्ड का, इस लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है इसके अंदर, और अधिकतर बच्चे इस चीज़ को छोड़ के आते हैं। तो आपको नहीं छोड़ना है, अभी से इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले आबादी। आबादी क्या होता है, तो आबादी में आपको बताता हूँ, बहुत बेसिक शब्दों में हम समझते हैं। आप गांव में गए होंगे, गांव में गए हैं आप लोग, गांव में जब आप गए होंगे, आपने देखा होगा चारों तरफ खेती खेत हैं, होते हैं, बीच में एक पर्टिकुलर गांव होता है, उसमें कुछ मकान रहते हैं जिसमें लोग रहते हैं। किस किसने देखा है ऐसा? तो जो पर्टिकुलर जो प्लेस होता है ना, जिस पर लोग रहते हैं गांव के, उसको बोलते हैं आबादी भूमि। यानी कि गांव के निवासियों के रहने की जो जगह होती है, वो कहलाती है आबादी। और उनसे जुड़े हुए कार्यों के लिए, जैसे कि वो रहते हैं तो रहने के लिए उनकी गाड़ी है, तो गाड़ी रखने के लिए, उनके यहाँ भैंसें हैं, उनके यहाँ बकरियां हैं, उनको रहने का जगह है, वो भी आबादी भूमि कहलाएगी। उनका जो सामान रखा जाता है, उनका जो खेत कृषि के औजार रखे जाते हैं, कृषि के उपकरण रखे जाते हैं, वो भी आबादी भूमि कहलाएगी। जो भी भूमि उसके सामने अलॉट की जाती है, तो वो सारी भूमि क्या कहलाएगी? कृषि भूमि कहलाएगी। ऐसा रूल हमें मिलता है या डेफिनेशन मिलती है 2A में। आबादी भूमि सिंपल सी बात है,
गांव के जो व्यक्ति होते हैं, गांव में जो निवासी लोग निवास करते हैं, उनके लिए रहने के लिए जो भूमि दी जाती है उसे हम बोलते हैं आबादी भूमि। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग के अंदर बैठा के रखना है, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आबादी वर्ड आए तो आबादी समझ लीजिए कौन सी भूमि है आबादी, वो भूमि जो गांव के निवासियों को रहने के लिए दी गई है। ठीक है, अब बात की जाए तो आबादी भूमि के संबंध में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आबादी भूमि कहाँ होती है, नगरीय क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में। बेसिकली दो वर्ड होते हैं, एक होता है अर्बन एरिया, एक होता है नॉन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया यानी कि नगरीय क्षेत्र, और नॉन अर्बन एरिया मतलब नगरेतर क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र होता है जैसे कि हमारा ग्वालियर, ये क्या आता है नगरीय क्षेत्र, जिसमें कहीं ना कहीं नगर निगम से हम गवर्न होते हैं, उन चीज़ों से गवर्न होते हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हम इसको नगरीय क्षेत्र बोलते हैं। और ऐसा एरिया जो डेवलप एरिया से दूर होते हैं, गांव होते हैं, उस तरीके होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन अर्बन एरिया। तो जो आबादी भूमि होगी हमेशा ही नगरेतर क्षेत्र में होगी, आपको याद रखना है नॉन अर्बन एरिया में होती है। नगरीय क्षेत्र में आबादी भूमि नहीं होती है, इस बात को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिए। ठीक है, चलिए 2A की डेफिनेशन निकालिए, हम इसको रीड करते हैं। इस पर आपको मेंस का क्वेश्चन तैयार करना है, पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आबादी भूमि पर। तो आपको इस पर्पज से इसको मैं पढ़ाऊंगा पूरा, हम इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ क्या इसके बारे में प्रोविजन मिलेंगे, और आपको इसका एक क्वेश्चन तैयार करके कल मुझे भेजना भी है आप सभी लोगों के लिए कि ये होमवर्क है। ठीक है, अभी से नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो निकालिए 2A को सेक्शन वाइज कीजिए, प्री मेंस इंटरव्यू हर पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो निकालिए 2A बोलता है आबादी से अभिप्रेत है किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास करने के लिए या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए समय समय पर आरक्षित क्षेत्र, और इस अभिव्यक्ति से किसी अन्य सजातीय रूप जैसे ग्राम स्थल या गांव स्थान का अर्थ भी तदनुसार लगाया जाएगा। हमने बोला ना शुरुआत में कि गांव की या ग्राम की, तो ग्राम की जगह हमने लिख दिया गांव स्थल, तो वो भी माना जाएगा। हमने बोल दिया गांव स्थान, तो ये भी माना जाएगा। ऐसा उन्होंने दे रखा है। तो एक बार 2A को अच्छे से रीड कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। वेरी गुड इवनिंग मैम। चलिए कोई बात नहीं, यही तो आपकी कला जानेगा कि आपको 3 लाइन को आप कैसे 8 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम इसके बारे में और भी प्रोविजन जानेंगे, अभी तो मैंने बस सिर्फ ये बताया कि 2A में डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्लॉज में क्वेश्चन तो दिया रहता है। चलिए डेफिनेशन समझ में आ गई जी, बिल्कुल नगरोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉन अर्बन एरिया। चलिए सबका समझ में आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए मैं एक बात सभी से फिर से बोलना चाहूँगा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन किया करूँ ना कि आपसे पूछा गया कि समझ में आया नहीं आया या कोई क्वेश्चन पूछा, तो सबको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये एक हैबिट बहुत अच्छी होती है, सबको हैबिट में इसको डालना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना चाहिए, और ये आदत आपको आ गई ना तो बहुत फ़ायदा इसका मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा। तो प्रयास कीजिए कि पार्टिसिपेट करें, इससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। अब मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें और लोगों की तरह नहीं रहना है, हमारा पढ़ने का तरीका ही अलग है थोड़ा सा, और हमारा उद्देश्य अलग है, इसलिए जब भी मैं पूछूं तो आपको जवाब जरूर देना है, प्रयास करें। चलिए 2A हमने पढ़ा आबादी के बारे में, आबादी भूमि क्या होती है ये हमने जाना। अब बात करें कि आबादी भूमि हमेशा ही, मैंने बताया ना कहाँ रहती है, सिर्फ और सिर्फ नगरेतर क्षेत्रों में पाई जाती है, नॉन अर्बन एरिया में पाई जाती है। इसके संबंध में एक केस आया था, केस में इसके बारे में बोला गया था, हरजेश राय वर्सेस श्रीमती ज्योतिबाई, हरजेश राय वर्सेस श्रीमती ज्योतिबाई। इस केस में इसके बारे में बोला गया था कि आबादी भूमि हमेशा ही नॉन अर्बन एरिया यानी कि नगरेतर क्षेत्र में होती है, ऐसा आपको इस केस के साथ याद रखना है। अब बात की जाए कि नगरी जो आबादी भूमि होती है ना, उसका अवधारण कौन करता है,
कौन उसको डिसाइड करेगा, अवधारण कौन करेगा इसके बारे में, तो उसके बारे में हमें मिलता है सेक्शन 70। सेक्शन 70 निकालिए सारे लोग। सेक्शन 70 हमें इसके बारे में रूल बताता है, और आबादी भूमि को कौन अवधारित करेगा उसके बारे में। सबने सेक्शन 70 निकाल लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ आबादी ऑफ विलेज, यानी विलेज की आबादी भूमि का अवधारण किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपसे प्री के अंदर पूछा जाता है, और मेंस के अंदर तो आपको लिखना ही है। सेक्शन 70 में बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आपको अधिकारी याद रखना है। इसमें जो ऑफिसर है वो ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर इसके बारे में डिसाइड करता है कि कौन सी भूमि को हमें आबादी भूमि के रूप में घोषित करना है। तो सेक्शन 70 निकालिए। 2A के साथ 70 को आपको याद रखना है। अभी हम बहुत सारे प्रोविजन इसके संबंध में बताता जाऊंगा, आपको सारे प्रोविजन एक के बाद एक याद रखते जाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि हम चाहेंगे तो बाद में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आप एक के साथ एक चीज़ों को कनेक्ट करते जाइए। 70 सेक्शन 70 हमें 70 बताती है ग्राम की आबादी का अवधारण। तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी, मैं रीड कर रहा हूँ सेक्शन 70 को, देखिए जी। पूजा मैम बताइए। सबके में 70 है, पता नहीं आपके नया अमेंडमेंट तो नहीं शायद हो गया हो। 70 में सही तो है, सही तो है। सेक्शन 70 में, न्यू बैरेक्ट में भी 70 में ही दिया है ग्राम की आबादी का अवधारण। टाइटल ये है डिटर्मिनेशन ऑफ आबादी ऑफ विलेज। हो सकता है आपका, मैं बोल तो रहा हूँ, हो सकता है आपका कुछ गड़बड़ हो, प्रिंटेड हो, क्योंकि मैं न्यू बैरेक्ट भी जस्ट अभी लेके आया, मैंने उसमें भी देख लिया, पुराने में भी देख लिया। सेक्शन 70 है, आपको याद रखना है। और मेरी नज़र में भी आज तक कोई इसके बारे में अमेंडमेंट नहीं है। आप अभी याद रखिए, बाद में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आप तो याद रखिए 70 में दिया है, ठीक है। 2018 में रिपीट किया गया है, वो वाले प्रोविजन दिए हैं। आपने क्या किया होगा, पुराने जो 2018 में प्रोविजन दिए थे ना, 18 से पहले, वो प्रोविजन आप देख रहे होंगे। आप 2018 के बाद वाले प्रोविजन देखिए, ये पुराने वाले में था 72। एक बार देखिए, आप जो पढ़ रहे होंगे ना, प्रोविजन कौन से देख रहे होंगे, वो प्रोविजन वाले देख रहे हैं जो 2018 के अमेंडमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सेक्शन 70 निकालिए। सेक्शन 70 बोलता है, सेक्शन 70 बोलता है ग्राम की आबादी का अवधारण। ये क्या बोलता है, इसको सेक्शन वाइज करना है सेक्शन को। ये बोलता है जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्रत्येक बसे हुए ग्राम की दशा में भूमियों के अधिकारों का सम्यक ध्यान रखते हुए निवासियों के निवास के लिए या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र अनिश्चित करेगा तथा अवधारित करेगा, और ऐसे क्षेत्रफल को ग्राम की आबादी समझा जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्राम की आबादी का अवधारण कौन सा अधिकारी करता है, तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी करता है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बारे में हमें 3 अधिकारी मिलेंगे बेसिकली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा अधिकारी है, ये आपको अभी से याद रखना है। सबसे पहले हमें सेक्शन 70 इसके साथ याद रखना है, 2A के साथ। 70 को एक बार देखिए, किसी का कोई क्वेश्चन है। इसके बाद सेक्शन निकालिए 243, 243। निशी मैम बोल रही थी कि ये 2 लाइन का क्वेश्चन कैसे हम 8 नंबर का लिखेंगे, तो सेक्शन 243 निकालिए, उनके लिए क्वेश्चन बड़ा करते हैं। सेक्शन 243, 243, इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन भी बनाना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। 243 बताता है आबादी। इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें ये मिलेगा आबादी भूमि का निर्धारण। आप टाइटल बना सकते हैं सेक्शन का, उसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आबादी लिखा है। आबादी भूमि का निर्धारण किस दशा में, जब मान चलिए आबादी भूमि पहले से डिसाइडेड थी, हमने बताया गांव के लिए भूमि रहती है वो आबादी भूमि कहलाती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर गांव में कोई भूमि कम पड़ रही है,
रहने वाले हैं 500 लोग गांव के अंदर, 500 घर होना चाहिए, लेकिन घर अभी मात्र 250 हैं और भूमि चाहिए उसके लिए, तो उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा, कौन डिसाइड करेगा कि और भूमि उनको दी जाए, तो उसके बारे में मिलता है 243। आपको याद रखना है, आबादी भूमि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो किया जाता है कलेक्टर के द्वारा। जो भी कलेक्टर है वो कलेक्टर, और भी जो भूमि पड़ी रहती है दखलरहित भूमि होती है हर गांव के अंदर, हर जगह पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो भूमि होती है उसको दखलरहित भूमि बोलते हैं, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, उस भूमि में से कोई भूमि आबादी भूमि के रूप में वो दे सकता है, ऐसा हमें रूल मिलेगा 243 में। और अगर कोई भूमि नहीं है किसी के पास, सरकार के पास दखल रहित भूमि भी नहीं है, तो वो अर्जित कर सकता है, भूमि को खरीद सकता है किसी और व्यक्तियों से, ऐसा रूल भी हमें 243 में मिलेगा। निकालिए 243, एक बार हम इसको रीड करते हैं। देखिए 243 का सबसेक्शन 1, जहां आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, यानी कि पर्याप्त भूमि नहीं है और ज़्यादा चाहिए हमें, वहां ग्राम की दखल रहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे। ठीक है, समझ में आ गया। आबादी भूमि को डिसाइड किसने किया, जिला सर्वेक्षण अधिकारी ने। यदि कम थी तो उसको निर्धारण किसने किया, कलेक्टर ने। अब सबसेक्शन 2 देखिए इसका, सबसेक्शन 2 बोलेगा यदि भूमि है ही नहीं, दखल रहित भूमि क्या होती है, दखल रहित भूमि के बारे में अब जानेंगे हम, जिसके बारे में हमें एक डेफिनेशन मिलेगी, पीछे हम डेफिनेशन क्लॉज में याद आएंगे, तो अभी नहीं जा रहे, अभी मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ दखल रहित भूमि क्या होती है। तो दखल रहित भूमि वो भूमि होती है जिस पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार ना हो, ना तो भूमि स्वामी का, ना ही किसी और व्यक्ति का, ना ही सरकारी पट्टेदार का, ना किसी का, वो सारी भूमि क्या कहलाती हैं, दखल रहित भूमि कहलाती हैं, अनऑक्युपाइड लैंड कहलाती है। अनऑक्युपाइड लैंड कहाँ दे रखी है, इसके बारे में डेफिनेशन क्लॉज में हमें मिलता है 2Z3। 2Z3 में इसकी डेफिनेशन मिलेगी, इसमें हमें पता है ना तो वो आबादी भूमि है, ना ही वो सेवा भूमि है, ना ही किसी भूमि स्वामी के कब्जे में, ना ही सरकारी पट्टेदार के कब्जे में, इनके द्वारा नहीं है, इसके अलावा कोई भूमि है वो दखल रहित भूमि कहलाती है। यानी कि जिस पर किसी का पोजीशन नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है, वो भूमि दखल रहित भूमि कहलाती है, अनऑक्युपाइड लैंड कहलाती है। और सारी अनऑक्युपाइड लैंड जो होती है स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ऐसा एक रूल मिलेगा हमें। ठीक है, तो वो जितनी भी भूमि है ना, यदि आप जिस प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं, वो प्रॉपर्टी के मालिक होने के साथ बाद भी वो सारी भूमि स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब आपको उसके घर, आपके घर से निकाल सकती है, ऐसा एक रूल है। ठीक है, तो चलिए, तो हमने सबसेक्शन 2 निकाली 243 का। 243 का 2 बताता है जहां आबादी के प्रयोजन के लिए दखल रहित भूमि उपलब्ध ना हो, वहां राज्य सरकार आबादी के विस्तारण के लिए कोई भी भूमि अर्जित कर सकेगी। फिर क्या करेगी वो, उस दशा में क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि किसी का खेत है, उससे जुड़ा हुआ है कि आबादी भूमि हम देना चाहते हैं, तो उसकी खेत को खरीद लेगी, उसको पैसा दे देगी, उस जगह को हम क्या कर देगी, वो आबादी भूमि घोषित कर देगी, ऐसा वो कर सकती है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये आया कि उसने भूमि तो ले ली, ऑक्युपाई कर ली किसी से भी, तो क्या उसके बदले में कंपनसेशन देगी, हाँ उसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा जिसकी भी भूमि खरीदेगी। उसके बारे में सबसेक्शन 3 बताता है। देखिए सबसेक्शन 3, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंध ऐसे अर्जन को लागू होंगे और ऐसी भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देगा होगा। तो जो भी व्यक्ति से भूमि हम लेंगे उसको कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को। सेक्शन 70 में जनरल रूल हमने पढ़ा कि आबादी भूमि क्या होती है, सॉरी सेक्शन 2A में हमने आबादी भूमि की डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने 70 में जाना कि आबादी भूमि का डिटर्मिनेशन कौन करेगा, तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी था। फिर हमने जाना कि आबादी भूमि का निर्धारण कौन करेगा, तो कलेक्टर कर रहा है 243 में। ठीक है, कम पाई गई भूमि तो उस दशा में उसने निर्धारण करके और दिलवा दी। यहां तक हो गया 243 तक। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अब बात आई
जैसे कलेक्टर ने कोई भूमि आबादी भूमि में से, सॉरी, दखलरहित भूमि में से ले ली और उसको आबादी भूमि के रूप में घोषित कर दिया। अब आबादी भूमि घोषित कर दिया, अब उसमें से मान चलिए 500, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि 500 घर होना चाहिए, लेकिन 250 ही थे, 250 और बनाने। तो 250 घर भूमि बनाने के लिए उन्होंने भूमि ऑक्युपाइड की, या उसने दखलरहित भूमि घोषित करी उसमें से देने के लिए। तो वो भूमि जब की जाएगी तो वो अलॉट कैसे की जाएगी, किसको कितनी दी जाए, कौन से व्यक्ति का घर कौन सी जगह होगा, ये कौन बताएगा। तो इसके बारे में रूल मिलता है 244, 244। 244 में बता रखा है कि इस चीज़ को तहसीलदार डिसाइड करेगा। जो तहसीलदार होता है वो तहसीलदार इस बारे में डिसाइड करेगा कि कौन सी भूमि में से कौन रहेगा, कौन से पार्ट पर किसकी भूमि रहेगी, आबादी भूमि, किसका मकान कौन सी जगह होगा। वो सब डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, तहसीलदार करता है। ऐसा मिलता है 244। 244 निकाली सारे लोग, जितनी भी सेक्शन हमने पढ़ी है सारी सेक्शन वाइज करनी है आपको। ये जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ सारी सेक्शन वाइज भी पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। निकालिए 244, 244 आबादी स्थल का निपटारा। इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए तहसीलदार आबादी क्षेत्र में भूमि स्वामियों के अधिकारों में आबादी स्थलों का निपटारा करेगा। हिंदी में आपको निपटारा वर्ड दिया गया है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट्स दे रखा है। अलॉटमेंट की बात की तो अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। जी बिल्कुल, पट्टे पे ही की जाए, पट्टे पे किया जाता है। मैं शायद बताना भूल गया, इसमें पट्टे पर किया जाएगा। ना ना ना, पट्टे पर नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये 2018 जो अभी अमेंडमेंट हुआ ना 2020 का, उसके कारण इसको हमने अमेंड कर दिया, पट्टे की जगह वो हटा दिया हमने डायरेक्ट उसको भूमि स्वामी घोषित कर दिया। इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइए, आपको अमेंडमेंट इसमें देख लेना और आपके अमेंडमेंट मिलेगा आपको। जी जी जी, 2000, जी सिर्फ सिर्फ इतना सा बोला गया, मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ सेक्शन 244। देखिए, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए तहसीलदार आबादी क्षेत्र में भूमि स्वामी अधिकारों में आबादी स्थलों का निपटारा करेगा। पट्टे की जगह हमने क्या कर दिया, भूमि स्वामी अधिकारों में, यानी कि हम उनको क्या करेंगे, सीधा घोषित करेंगे वो भूमि स्वामी है उस लैंड के, वो ऑनर है उस प्रॉपर्टी के। ठीक है, अरे सिंपल सी बात, हमने बात की थी जैसे 2020 से पहले जो अमेंडमेंट था उसमें हम क्या बोलते, लीज पे देगा उनको प्रॉपर्टी, जो भी देगा ना वो लीज नहीं देगा। अब लीज पे नहीं देगा उसको, पट्टे पे नहीं देगा, अब तो सीधा उनको मालिक घोषित कर देंगे। इतनी सी बात बोल रखी है, हमने बोला ही लीज के बारे में। हम पट्टे पे कहाँ दे रहे हैं, वो भूमि उनकी हो जाएगी, ऐसा हमने कहना है। जी 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 बिल्कुल भूमि स्वामी माने जाएंगे। इसके बारे में भी अभी एक सेक्शन मिलेगा। अभी अभी मैंने जो आपको बताया ना, ये तो अपना बेसिक रूल हो गया। यदि ये 2020 का अमेंडमेंट भी आप नहीं देखेंगे ना, तो हमने 246 बताया इसके बारे में। तो 246 हमें बताता है, 246 और निकालिए, आबादी में गृहस्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार। तो आबादी भूमि में जो भी व्यक्ति कोई गृहस्थल धारण करता था, वो व्यक्ति 2018 के अमेंडमेंट के बाद से सारे लोग भूमि स्वामी माने जाएंगे, ऐसा हमने 246 में दे रखा है। 240 निकाली सारे लोग। नहीं नहीं, ये देखिए, हमने 246 में बताया पुराने लोगों के बारे में, अब नए लोगों को करते हैं तो 244 से गवर्न होंगे। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का जो रूल है अलग अलग है, आप एक ही नहीं समझ सकते उसको।
244 का कहना है कि अब कोई भूमि का यदि आप निर्धारण करते हैं, आबादी भूमि के रूप में उसको अलॉट करते हैं, तो वो उनको आप सभी लोगों को भूमि स्वामी बनाएंगे। और 246 का ये कहना था कि जो पहले आबादी भूमि के रूप में भूमि धारण करते थे लोग, वो सारे लोग अब क्या माने जाएंगे, भूमि स्वामी माने जाएंगे। इतनी सी बात बोल रहे थे, दोनों में डिफरेंस है। जी चलिए, यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? जी मैम। मैम आपका नेटवर्क इशू होगा क्योंकि बाकी सबको तो आवाज़ आ रही है। जी निशी मैम बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया। 244 और 243। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रेट करते हैं, एक के बाद सीक्वेंस है सबका। मैंने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ाया है कि सीक्वेंस है सबका। जैसे कि मैं शुरू से आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ सिंपल सा। आबादी भूमि हमने जानी कि आबादी भूमि क्या होती है, जो गांव के लोग जो रहते हैं, जो कृषि करते हैं, उनके रहने की जगह को हम आबादी भूमि बोलते हैं। ठीक है, अब हमने ये जाना कि आबादी भूमि का निर्धारण कौन करेगा। तो निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन किया गया सेक्शन 70 में जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा। ठीक है, वो सर्वेक्षण बताएगा कि कौन की भूमि कौन सी है, ऐसा वो करेगा, डिसाइड करेगा पहले से ही। अब बात ये आई कि भूमि पड़ गई कम। जो भूमि दी गई थी जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा, उसने सर्वेक्षण किया तो उसने पाया कि भूमि कम है, तो वो जाके कलेक्टर को बताएगा, कलेक्टर साहब ये जहाँ जो आप भूमि इस गांव के बारे में बोल रहे हैं वो भूमि कम है, इसमें और भूमि दीजिए। तो वो कलेक्टर ऑल अलॉट कर देगा भूमि 243 के अकॉर्डिंग। कलेक्टर ने जो भूमि और अलॉट की, तो उस भूमि को डिस्ट्रीब्यूशन का या अलॉटमेंट का काम कौन करेगा, वो 244 बताता है कि वो तहसीलदार करेगा। फिर 246 ने बताया कि पुराने जो आबादी भूमि धारक थे, जो भूमि धारण कर रहे थे, वो तो पट्टे पे लिए हुए थे, लीज पे लिए हुए थे, क्या उनकी लीज समाप्त कर दी गई? 246 बोलता है 2018 के अमेंडमेंट पहले जितने भी लोग आबादी भूमि में धारण करें स्थलों को, घरों को, वो सारे लोग 2018 के अमेंडमेंट के बाद से मालिक समझे जाएंगे, भूमि स्वामी समझे जाएंगे। ऐसा हमें 246 में होता है। तो एक बार 246 और निकालिए, इसको हम रीड कर लेते हैं, इसको अभी हमने रीड नहीं किया। देखिए, आबादी में गृहस्थल धारण करने वाले व्यक्तियों का अधिकार। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व आबादी में गृह स्थल के रूप में कोई भूमि विधि पूर्वक धारण करता है, तो वह भूमि स्वामी होगा। चलिए वापस आइए डेफिनेशन क्लॉज पर। ये अपना एक बेसिक सा एक छोटा सा क्वेश्चन एक तैयार होता है आपका, और आपको इस पर्पज से इसी तरीके से इसको याद भी रखना है। ये जब आप 2A आपसे आबादी कोई पूछे तो आपको 2A याद आना चाहिए, सेक्शन 70 याद आना चाहिए, 243 याद आना चाहिए, 244, 246, ये इतने सेक्शन आपको हमेशा याद आना चाहिए आबादी के संबंध में। और ऑफिसरों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से इनको याद रखिए। इनमें कंफ्यूजन होता है, बहुत बेसिक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर मिलेंगे, आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पर्पस से इस चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एक बार देख लीजिए। वो घोषित तो हमने नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी को कर दिया, तहसीलदार नहीं करेगा। 246 में तो हमने एक नोटिफिकेशन, जनरल नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया कि जितने भी लोग भूमि को दान करते थे आबादी के रूप में, वो आज से भूमि स्वामी हो गए। क्योंकि लीज पे जो दिया था, लीज पे क्या होता है, पैसा देना पड़ता होगा, किराए के रूप में देना पड़ता था। अब किराया नहीं देंगे, अब वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू देंगे, किराया नहीं देंगे। अब लीज में हमें पैसा देना पड़ता है किराए के रूप में। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। अब अंतर होता है
लीज में और लैंड रेवेन्यू में अंतर रहेगा कहीं ना कहीं। तो आज के लिए फिर हमारा यहीं तक काफ़ी है। इसके बाद कल हम स्टार्ट करते हैं 2B से, डेफिनेशन क्लॉज से। और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आबादी, आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। आज भी अभी भी बोल रहा हूँ, मतलब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपको इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से करना है। आप पुराने एग्जाम पेपर निकाल के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत मिलेगा, तो उस पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए फिर थैंक यू सो मच।